नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूपीएलटी हिंदी प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले 1 से लेकर 6 तक की प्रैक्टिस सेट को आपने देख लिया होगा। उसके आधार पर अपनी तैयारी का आप मूल्यांकन कर रहे होंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ नए और पुराने प्रश्नों को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसमें आपके पाठ्यक्रम से संबंधित तमाम प्रश्न दिखाई देंगे। तो चलते हैं, हम सीधे बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है? कांतार, आभारी, कुलीन, शस्य। अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। आप भी अपना दिमाग लगाना शुरू कर चुके होंगे कि आखिरकार अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कांतार। यानी कि जो वन शब्द है और उसका आप पर्यायवाची एग्जाम के पहले जरूर ध्यान में रखकर जाइए। कई बार यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह शब्द है। यानी कि एक शब्द दिया गया है जिसमें हलंत लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इसको लेकर अशुद्धि है, वो शब्द हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है सम्राट, श्रीयुत, परिषद, श्रीमान। तो कौन सा वह शब्द है जिसमें कि हलंत नहीं लगना चाहिए और वो अगर लग गया है तो उसके कारण अशुद्ध हो गया है शब्द? सही जवाब है ऑप्शन ए, सम्राट। और तमाम शब्दों को आप देख रहे हैं, सब में हलंत का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने मूल किताबों को पढ़ा होगा, कोई रचनात्मक पुस्तक को पढ़ा होगा, तो इस तरीके के शब्दों को आपने जरूर देखा होगा। अक्सर हम कई बार आमंत्रण पत्रों में इसको देखते हैं, जिसको हम न्योता बोलते हैं। आजकल शादी विवाह का भी समय है, तो आप लोगों ने देखा होगा। हालांकि अब ज्यादातर जो आमंत्रण पत्र छप रहे हैं वो सब इंग्लिश में छप रहे हैं। श्रीमान, कई बार हम जब एप्लीकेशन इत्यादि लिखते हैं तो वहां पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? चक्र, चक्का, पत्र, पर्ण, चैत्र, चैत, छत्र, छत्र। तो हमें बताना है कि जो तत्सम और तद्भव का युग्म दिया गया है उसमें से कौन सा युग्म असंगत है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सही जवाब हो रहा है इसका ऑप्शन बी, पत्र का पर्ण दिया गया है, जबकि पत्र का आप जानते हैं कि एक तरीके से पत्ता होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये असंगत हो गया। बाकी आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से चक्र का चक्का, चैत्र का चैत, छत्र का छठ। ठीक है, तो ये तत्सम तद्भव शब्दों का युग्म रहा है, जो कि ऑप्शन बी जो है वो असंगत है, गलत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं? उच्चारण पर आधारित ये प्रश्न यहाँ पर, जो वर्णों का उच्चारण है हमें बताना है कि तालव्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया है क, छ, झ, च। तो तालव्य वर्ण आप जानते हैं, क से लेकर हर वर्ग के वर्णों को आप जरूर ध्यान में रखिए कि किसका संबंध किस अ, वर्ण से, उच्चारण से, कहाँ से है। ठीक है, तो तालव्य नहीं है। आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन ए जो है, क जो है वो क्या है, कंठ है। ठीक है, बाकी छ, झ और च तालव्य वर्ण है, तो इनको ध्यान रखना है। ठीक है, हर बार एग्जाम में कुछ न कुछ प्रश्न यहाँ से उठते हैं, यानी कि आपको उच्चारण स्थान से रिलेटेड ध्यान में रख के जाना है। हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? तत्सम हमें बताना है, यानी कि जो संस्कृत निष्ठ शब्द होगा वो तत्सम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन दिया गया है हाथ, दूध, काष्ठ, आम्र। तो तत्सम हमें बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन आसान प्रश्न कई बार घातक हो जाते हैं। रंगते समय आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, काष्ठ। ठीक है, इसका अगर तद्भव हम देखें तो काठ, काठ का सपना ये एक रचना है। आप सभी के लिए होमवर्क है कि ये किसकी रचना है। वैसे हाथ का हम देखें तत्सम तो हस्त हो जाएगा। दूध का तत्सम देखें तो दुग्ध। ठीक है,
और आम का तत्सम देखें तो आम्र। आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तत्सम तद्भव शब्दों को जरूर ध्यान में रखकर जाइए। अगला प्रश्न है, इनमें से किन्नर शब्द का संधि विच्छेद है। किन्नर का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन दिया गया है, किन नर, कित नर, किन्न अर, किम नर। तो हमें बताना है कि किन्नर जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या है। तो थोड़ा सा वक्त लेकर इस पे आपको जवाब देना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, किम प्लस नर बराबर किन्नर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये एक तरीके से नया शब्द आपको दिखाई दिया होगा जितना भी प्रैक्टिस सेट आपने किया है। तो हमारी कोशिश होती है कि फार्मूला को ध्यान में रखते हुए, हिंदी व्याकरण के फार्मूला को ध्यान में रखते हुए और कुछ नए कुछ पुराने प्रश्नों को आपके सामने रखा जाए जिससे कि आप मूल्यांकन कर सकें। हम इस उम्मीद के साथ आप सभी से जुड़ते हैं कि आपने PYQ बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लिया होगा। अब केवल अपने मूल्यांकन, खासतौर से आत्मविश्वास को पाने के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे, पेपर आपको मिलेगा, आप देखेंगे कि 70% क्वेश्चन आपके PYQ से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। आप बार बार अपने को कहेंगे कि इससे बढ़िया तो मैं अपने से ही पढ़ लेता, वक्त देकर पढ़ता तो बहुत सारे प्रश्न को हम कर लेते। क्योंकि हम लोग सैकड़ों प्रैक्टिस सेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि वो 120 प्रश्न आपको मिल जाए। तो उस 120 प्रश्न आपको PYQ से भी 70% सवाल मिल सकते हैं। बस जरूरी क्या है कि जो पुराने प्रश्न आए हुए हैं वो आपके मिस ना हो, गलत ना हो। अगर वहां गलती होने शुरू हो चुकी तो मानकर चलिए कि आप एग्जाम में पीछे हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लुब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठित। तो देखिए, एक ही तरीके के शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, हमें उसको बताना है कि आखिरकार कौन सा शुद्ध शब्द है। आपको हमने मौका दिया है, आप अपना दिमाग बहुत तेजी के साथ दौड़ा रहे होंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, लब्ध प्रतिष्ठ। ये शुद्ध शब्द है। आमतौर पर हम सब लब्ध प्रतिष्ठित बोल देते हैं, या फिर अक्सर जैसा कि मैंने कहा कि व्यावहारिक बोलचाल में हम सब लगभग 70-80% गलत ही बोलते हैं। बस हमारे विचार संप्रेषित हो जाते हैं, सामने वाला समझ जाता है। लेकिन जब व्याकरणिक रूप से हम देखते हैं तो बहुत चीजें पता चलती हैं कि हम कितना गलत बोलते हैं। लब्ध प्रतिष्ठ, जैसे कोई समाचार पत्र है और फेमस है वो, तो इसको बोला जा सकता है कि लब्ध प्रतिष्ठ समाचार पत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। तो हमें शुद्ध वाक्य बताना है। जैसे ही मैंने विकल्पों को पढ़ना शुरू किया था, आपने भी अपने मन में उसको पढ़ना जारी रखा होगा और शुद्ध वाक्य तक पहुंच गए होंगे। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ये वाक्य शुद्ध है। बाकी जितने भी वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर किसी न किसी वजह से, चाहे वो दोहराव की वजह से, चाहे शब्दों की वजह से, गलत है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। तो इस तरीके से जो आपके एग्जाम में शुद्ध अशुद्ध शब्द और वाक्य आने वाले हैं, एक अनुमान आप लगा रहे होंगे कि किस तरीके से उनको हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है। जीना, लिखना, दिलवाना, चलना। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि ये प्रेरणार्थक क्रिया आखिरकार होती क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब ये खुद से नहीं बल्कि कोई दूसरा आपको अन्य प्रेरणा से जब आप काम करते हैं तो उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब हम स्व प्रेरणा से काम करते हैं तो वो तो क्रिया होती है, ठीक है। अपने से करते हैं तो वो दूसरी क्रिया है। लेकिन प्रेरणा, किसी से आप प्रेरित होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई नौकरी पा गया, तो आपको लगेगा कि हम भी पढ़ेंगे तो नौकरी मिले, तो आप पढ़ेंगे उसके अनुसार, उससे प्रेरित होकर। यहाँ पर भी है जो ऑप्शन दिया गया है, जीना, लिखना, दिलवाना, चलना। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, दिलवाना। ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। आपको कोई प्रेरित कर रहा है। जैसे आप देखते हैं ना, पुरस्कार वितरण होता है,
तो जो एंकर है, आपने कई बार देखा होगा, एंकर अनाउंस करते हैं कि फला को फला पुरस्कार देंगे। वो एक तरीके से क्या करता है, उसको प्रेरित करता है। उम्मीद है कि प्रेरणात्मक क्रिया को आप अब कभी नहीं भूलेंगे। अगला जो प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न। इनमें से मुहावरे तथा उसके अर्थ को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ मुहावरा दिया गया है, दूसरी तरफ उसके अर्थ है। छाती लगाना, छाती पर सांप लोटना, छाती छाती उमड़ना, छाती फटना। आप देख रहे हैं कि छाती से रिलेटेड कई यहाँ पर मुहावरे दिए गए। छाती लगाना मतलब आलिंगन करना। क का क्या हो गया, द हो गया। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या के कारण व्यथित होना, ये हो गया आपका स। छाती उमड़ना, छाती उमड़ना मतलब प्रसन्नता से फूले न समाना, मतलब बहुत खुश होना। ठीक है, ये अ हो गया। और छाती फटना मतलब बहुत अधिक दुख या वेदना होना। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा लग रहा है ये मुहावरा आप ही लोगों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि पढ़ने पढ़ाने वालों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया। ठीक है, सभी मनोभाव छाती से संबंधित यहाँ पर दिखा दिए गए कि कब प्रसन्न होते हैं तो छाती की स्थिति क्या होती है, जब दुखी होते हैं तो क्या होती है, जब ईर्ष्या होती है तो क्या होते हैं, और जब आलिंगन करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, सही जवाब हो रहा है यहाँ पर, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, जो आपने यहाँ पर कूट देखा स द अ ब, वही यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए, इस तरीके से आपने कम से कम 4 मुहावरों को पढ़ लिया। अगला प्रश्न है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। विवृत्ति, प्रतियुक्त, प्रत्युच्चार, प्रतिउत्तर। तो बहुत ही इसमें कांटे की लड़ाई है विकल्पों में अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में 50-50 का यहाँ पर हो रहा है। 50-50% कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है यहाँ पर। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतियुक्त। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसको हम बोलते हैं प्रतियुक्त। और जब हम किसी के उत्तर का उत्तर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रतिउत्तर। ठीक है, ये दोनों में सूक्ष्म अंतर है, उसको ध्यान में देखिए। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो कि अविकारी नहीं? ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, सर्वनाम। अविकारी शब्दों की संख्या कुल 4 मानी गई है, उसमें से 3 आप देख रहे हैं कि यहां पर है। एक चौथा है जो कि आप विस्मय बोधक शब्दों को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक जो भी शब्द है वो अविकारी शब्दों में आते हैं, तो सर्वनाम इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राचर, शौरसेनी, मागधी, पैशाची। आप देख रहे हैं कि हमारे प्रैक्टिस सेट में हर बार कोई न कोई अपभ्रंश से विकसित उपभाषा की चर्चा की जा रही है। इसीलिए की जा रही है कि आपका रिवीजन, यहाँ से सवाल प्रायः पूछे जाते हैं। आपके दिमाग में आ गया होगा कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, सौरसेनी अपभ्रंश। अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं, उनकी संख्या कितनी है, ठीक है, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए, तभी मानकर चलिए कि आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, आदर्शिका का तद्भव शब्द है। ये एक तरीके से नया प्रश्न। आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन दिया गया है आदर्श, अदरक, आरसी, आंच। आदर्शिका, सही जवाब हो गया। बिल्कुल आप सही जगह पर पहुंच रहे हैं। तमाम विद्यार्थी इसको नोट करने का भी प्रयास कर रहे होंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, आरसी। आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या है? आरसी। ठीक है, कंगन को आरसी, आपने मुहावरा जरूर सुना होगा। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। पतंग का एक अर्थ नहीं है, हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है चंग, पक्षी, नाव, बादल। तो पतंग का कौन सा एक अर्थ नहीं है, हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, बादल। बाकी तीनों जो शब्द दिए गए ये सभी पतंग के अनेकार्थी शब्दों में से हैं। ठीक है, चंग,
पक्षी और नाव। खासतौर से नाव और पक्षी को ध्यान में रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि एक ही शब्द के से जुड़े हुए हैं, चाहे पतंग बोलिए, पक्षी, नाव। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? अनु, आक, आषाढ़, अंधकार। तो तद्भव शब्द हमें बताना है, तो कौन सा है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, आक। आक शब्द जो दिया गया है वो तद्भव है। होमवर्क आप सभी के लिए है कि ये किसका तत्सम है। ठीक है, तमाम हमारे विद्यार्थी जो कि कमेंट सेक्शन में बहुत ही अनुशासित विद्यार्थी की तरह कमेंट करते हैं, क्रम से उत्तर देते हैं, तो उनके लिए है यहाँ पर, ताकि इसी बहाने अन्य विद्यार्थियों को भी जानकारी हो जाए। ठीक, अगला प्रश्न है, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें कहते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? अपूर्ण क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आमतौर पर मुझे याद आता है बचपन के दिनों में पूछा जाता था कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, तो बड़ा उत्साह रहता था। मुझे याद आते हैं वो सब 7वीं 8वीं की कक्षाएं, उस समय हम सभी का बाल मन हुआ करता था, और एक बार जो चीजें याद कर लेते थे वो हमेशा के लिए। और आप ये महसूस करते होंगे कि जो चीजें इन कक्षाओं में याद हुई वो अभी तक याद रही। तो जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें हम क्रिया कहते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्म एवं कर्तृवाच्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, इसमें कौन सा वाच्य? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, कर्तृवाच्य। ठीक है, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, कर्तृवाच्य। अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है। प्रभाव का कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि उसके अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन दिया गया है विग्रह, सामर्थ्य, दबाव, महिमा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, विग्रह। विग्रह का तो मतलब आप जानते हैं कि अलगाव से भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन सामर्थ्य, दबाव, महिमा, ये तीनों शब्द किससे जुड़े हुए हैं? प्रभाव से जुड़े हुए। जब कोई सामर्थ्यशाली होता है तो प्रभावी होता है। कई बार दबाव बना के प्रभाव बनाया जाता है, कई बार बखान करके महिमा का प्रभाव होता है। ठीक है, तो प्रभाव शब्द आप देख रहे हैं कि अनेक अर्थों को लिया हुआ है, उसमें से विग्रह इससे नहीं जुड़ा है। ठीक, अगला प्रश्न है, अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाजार, कालिदास, बाजार, बारात। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है हमें बताना है। ठीक है, तो शुद्ध अशुद्ध आपने पूरा तैयार किया होगा, इसमें से सही जवाब तक आप जरूर पहुंच रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, बाजार। देखिए ये बारात शब्द कई बार आ चुका है, हमें लग रहा है कि हम 7वां प्रैक्टिस सेट आपके सामने रखे हैं, उसमें से 4 में ये सवाल आया हुआ है पूरा। ठीक है, 4 में आया हुआ है। सही जवाब क्या हो गया यहाँ पर? बाजार। हालांकि देखिए यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ है, उर्दू का शब्द है ये, फारसी, तो यही है शुद्ध वर्तनी वाला। बाकी कालिदास में छोटी की मात्रा। ठीक है, हम लोग आमतौर पर यही बोलते हैं कि फला बाजार गए, बाजार, क्योंकि उच्चारण यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं तलफ्फुज उर्दू में, वो डिफरेंट तरीके का होता है। 6 महीना हमने उर्दू भी पढ़ा हुआ है। जेएनयू के जो भी विद्यार्थी एमए करते हैं 6 महीने तक उर्दू पढ़ते हैं, इसके बाद धीरे धीरे उर्दू को भूल जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है हमें बताना है, जबकि युग्म दिया गया है, जोड़े दिए गए यहाँ पर, शारदा, वागीशा, भारती, वाणी, हेम, हिरण्य, गिरा, वीणा, पाणी। तो सरस्वती का पर्यायवाची आपने याद कर लिया होगा, नहीं भी याद किया होगा तो जरूर याद कीजिए। किसी का याद करें न करें, कम से कम सरस्वती का जरूर पर्यायवाची याद करके जाइए, संकट के समय में यही काम में आएंगे। तो बातों ही बातों में आपने समय लिया और सही जवाब तक पहुंचने की पूरी कोशिश की है, आप सब पहुंच भी गए हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, हेम, हिरण्य।
इन दोनों का अर्थ क्या है? सोना। ठीक है, तो सोना का ये पर्यायवाची है सब। बाकी सब जितना भी देख रहे हैं आप, सब सरस्वती के पर्यायवाची युग्म है। यानी कि इस प्रश्न के बहाने कम से कम सरस्वती शब्द के पर्यायवाची शब्दों को आपने देख लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? जे बोले सो घी को जाए, महाकृपण। जी जाए घी न जाए, दान देने वाला। यहां पर थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए था। ठीक है, ये देखिए शब्द अलग अलग है, मैं कर दे रहा हूं थोड़ा सा। टाइपिंग करते समय हमने यहां पर ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, तो देखते हैं, ये एक सेकेंड इसको देख लीजिए। जो बोले सो घी को जाए, महाकृपण कृपण। जी जाए घी न जाए, दान देने वाला। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, स्वाभिमान से जीना। टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। तो लोकोक्ति है ये, और लाक्षणिक अर्थ सही रूप में किसका है? आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान में दिया होगा कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। सही जवाब हो रहा है इसका ऑप्शन डी, टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। गाना भी बना हुआ है। ठीक है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और तमाम परिस्थितियों में इसका आभास लोगों को होता रहता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, जो कि लोकोक्ति है कि टके का सब खेल है। जाहिर सी बात है, हर एरिया में आप देख रहे हैं कि पैसे का खेल है, चाहे वो फॉर्म भरते समय हो, चाहे पढ़ाई करते समय हो, चाहे न्यायालय में जाइए, चाहे हॉस्पिटल में जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, वहां पर पैसा का ही सब कुछ खेल। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अत्यधिक में कौन सी संधि है? अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। अत्यधिक में कौन सी संधि है? तो आपने संधि को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यण संधि। इसको आप तोड़कर भी अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं कि वो अत्यधिक प्रतिभावान है, प्रतिभाशाली है, जो भी है। ठीक है, अत्यधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। कोई आदमी आ रहा है, वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे, वह बहुत सौम्य है, 5 लीटर दूध खरीदो। सार्वनामिक यानी कि ऐसा विशेषण जो कि सर्वनाम पर आधारित, जिसमें सर्वनाम कहीं कहीं दिखाई दे रहा हो। तो सबसे पहले जरूरी है कि सर्वनाम की परिभाषा जो आपने 7वीं 8वीं में याद की थी, उसी को याद रखना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, कोई आदमी आ रहा है। कोई शब्द यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। विराम चिन्ह दिया गया है और हमें बताना है कि सही विराम चिन्ह कौन सा है। राम नरेश गोबर गणेश है, राम नरेश गोबर गणेश है। राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। सुनो सुनो वह गा रही है, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? तो यहां पर हमें बताना है कि विराम चिन्ह से युक्त कौन सा वाक्य है जो कि सही है। तो सही जवाब तक आप पहुंच रहे होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल ये प्रश्न है। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, बी भी बिल्कुल गलत है। दो दो लोगों में संबोधन दिया गया और शत्रुघ्न ने क्या पाप किया था कि इनको नहीं दिया गया, तो ये तो गलत हो गया वैसे ही। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सुनो सुनो वह गा रही। ठीक है, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? अल्पज्ञ अवज्ञ, आंकुचन प्रसारण, स्थावर चंचल, तन्मुख उन्मुख। तो सही युग्म कौन सा है जो कि एक दूसरे के विलोम शब्द है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, आंकुचन प्रसारण। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। बाकी सब विलोम युग्म कहीं ना कहीं गलत। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधि चौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, उपरोक्त में से कोई नहीं। अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सही जवाब है, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अवधि का संबंध किस हिंदी से है। ठीक है,
जब इसको समझ जाएंगे तो तुरंत सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, अर्धमागधी अपभ्रंश से जुड़ा हुआ है अवधि का, और अवधि पूर्वी हिंदी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा भी दो हिंदी बोलियां और हैं, उसको भी आप जरूर ध्यान में रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रैक्टिस सेट में आपने देखा कि पश्चिमी हिंदी से रिलेटेड हमने एक सवाल पूछा था, और बिहारी हिंदी का संबंध है मागधी से। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, उसे धोखा देकर लूट लिया, जमींदार के पास दो सिपाही थे। एक व्यंजन वर्ण की अशुद्धि है, इसमें आपको बताना है। बिल्कुल आपने इसको पकड़ लिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, उसे धोखा नहीं बल्कि धोखा। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देव नदी, भगीरथ, त्रिपथगा, रवि तनया। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द जरूर आप एग्जाम के पहले ध्यान में रख के जाइए। तो नहीं है, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रवि तनया। ठीक है, ये तो सूर्या यानी सूर्य की पुत्री का ये हो जाएगा यहाँ पर। बाकी देव नदी, भगीरथ और त्रिपथगा, ये सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची। लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, बुंदेली, मालवी। लोधांती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये थोड़ा सा नया और टेक्निकल प्रश्न आप सभी के लिए हो रहा होगा, और कई आपने प्रैक्टिस सेट किया होगा, दुनिया भर की प्रैक्टिस सेट आपने किया होगा। ये सवाल 1-2% जगहों पर ही आपने देखा होगा। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी, बुंदेली। ठीक है, अब बुंदेली किस उपभाषा के अंतर्गत है, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। अगला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, अनुनासिक, कंठ, तालव्य। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, हमें बताना है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, कंठ। अगला प्रश्न है, घोंघा वसंत मुहावरे का अर्थ है व्यवहार कुशल, वश में होना, बुद्धिमान, मूर्ख। घोंघा वसंत मुहावरे का अर्थ क्या है? यह भी एक तरीके से नया प्रश्न ही होगा आपके लिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, मूर्ख होना। अगर आप किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं और सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं घोंघा वसंत। अगर वो व्यक्ति समझेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको अर्थ भी बताना पड़ेगा कि हमने क्या बोला है। इस तरीके से आप अपने दोस्तों को में हंसी मजाक करते हुए बोल सकते हैं, इसी बहाने आपको याद भी रहेगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं। आपकी भवदिया, अच्छा सदुपयोग, गजराज, हाथी, अच्छी संगति। तो अशुद्ध शब्द नहीं है, हमें बताना, यानी कि वो शुद्ध है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी, अच्छी संगति। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, हमें बताना है। वानर, छुर, खार, क्षेत्र। तत्सम नहीं है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, खार। ठीक है, इसको हम बोलते हैं छार। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। आप देखेंगे यूपी लोक सेवा आयोग का ये बहुत ही ट्रेडिशनल वाक्य है। कई एग्जाम में, अगर 10 एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें से 7-8 में ये शुद्ध वाक्य के अंतर्गत पूछा जाता है। बाकी ना पूछे जाए, लेकिन श्री कृष्ण के अनेक नाम। मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं आरओ का एग्जाम देने गया था, उसमें भी ये सवाल आया हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की जीवनी नहीं है। प्रेमचंद की जीवनी नहीं है। प्रेमचंद घर में, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा। तो प्रेमचंद की जीवनी पूरा आपने याद कर लिया होगा कि कौन कौन लिखा है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी,
आवारा मसीहा। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो 36 नंबर का प्रश्न है, ये अन्य एग्जामों के दृष्टिकोण से प्रैक्टिस सेट तो आप कर ही रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कलम का सिपाही सवाल पूछा जा सकता है, प्रेमचंद घर में, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा तो खूब पूछा जाता है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी आवारा मसीहा, जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं। सुमित्रा नंदन पंत, जीवन और साहित्य शांति जोशी, दिनकर एक सहज पुरुष शिवसागर मिश्र, बाबूजी अमृत राय, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। तो सुमेलित नहीं, आपने देख लिया कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जो कि सुमेलित नहीं। ठीक है, यहाँ पर शोभा कांत नाम के साहित्यकार हैं, उन्होंने बाबूजी यानी कि नागार्जुन के ऊपर लिखा हुआ था। ठीक, तो अमृत राय नहीं, अमृत राय अपने पिताजी के ऊपर लिखा कलम का सिपाही। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, नजरुल इस्लाम किस भाषा के विद्रोही कवि थे? हिंदी, बांग्ला, उर्दू, अंग्रेजी। आप देख रहे हैं बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, लेकिन आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा होगा कि आखिरकार हमने तो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास और जीवनी साहित्य सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन ये नया प्रश्न हमें दिखाई पड़ रहा है। किस भाषा के विद्रोही कवि थे? सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्ला। आप देखेंगे कि नजरुल इस्लाम की जीवनी लिखी है, विष्णु चंद्र शर्मा ने जीवनी लिखी हुई इनकी। ठीक, नजरुल इस्लाम की जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, जिन्होंने जीना जाना जीवनी के लेखक हैं? विष्णु चंद्र शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, रामविलास शर्मा, प्रतिभा अग्रवाल। जिन्होंने जीना जाना जीवनी के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। और जगदीश चंद्र माथुर ने ये जो जीवनी लिखी है, इसमें कुल 12 साहित्यकारों का संकलन है। ठीक है, 12 साहित्यकार हैं, उसमें से 4 कोई पत्रकार हैं, फिर 3 कुछ हैं, फिर 2 कुछ हैं, फिर 2 कुछ हैं, इस तरीके से है। ठीक है, कुल 12 हैं। अगला प्रश्न है, महामानव महापंडित किसकी जीवनी है? महामानव महापंडित किसकी जीवनी है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, राहुल साकृत्यायन, प्रेमचंद, रामविलास शर्मा। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी राहुल साकृत्यायन, जो कि इनकी कमला साकृत्यायन ने इसको लिखा हुआ। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। उत्सव पुरुष किसकी जीवनी है? उत्सव पुरुष किसकी जीवनी? ऑप्शन दिया गया नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय मुक्तिबोध। उत्सव पुरुष सही जवाब है ऑप्शन ए नरेश मेहता। आप सभी कमेंट करके जरूर एक बार बताएंगे कि नरेश में ये सभी जितने भी यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया हुआ है, ये किन किन सप्तक से जुड़े हुए? एक बार अपना दिमाग जरूर उधर ले जाइए। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्र नहीं है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, हिंदी प्रदीप। तो भारतेंदु द्वारा संपादित पत्र नहीं है, आप बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लिए हैं। हिंदी प्रदीप इनका पत्र नहीं रहा है, हिंदी प्रदीप के जो रहे हैं वो बालकृष्ण भट्ट रहे। ठीक, अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा का एक एक पृष्ठ पवित्र है और एक दिन हिंदी भाषी जनता उसके ऐतिहासिक महत्व को अवश्य समझेगी, किसका कथन है? कवि वचन सुधा का एक एक पृष्ठ क्या है? पवित्र है, और जो हिंदी भाषी जनता है उसके ऐतिहासिक महत्व को अवश्य समझेगी, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तमाम विद्यार्थी रामचंद्र शुक्ल लगाकर जरूर बैठे होंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर काफी काम किया है। ठीक है, हिंदी भारतेंदु युग पर काफी काम किया, उन्होंने किताब भी लिखी हुई है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसका उपन्यास है? ऑप्शन दिया गया भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, प्रेमचंद। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसका उपन्यास है? सही जवाब है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेम का। तो ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था? सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। ये सभी प्रश्न आपको लग रहे हैं कि छोटे हैं, हल्के हैं, पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे ऐसे ही प्रश्न आपको दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम से न आने वाला। मानकर चलिए कि 100 प्रश्न है तो बिना पढ़े लिखे जो जाएंगे वो 60 क्वेश्चन कर देंगे, बिना पढ़े लिखे। अगर पहले के अच्छे विद्यार्थी होंगे तो 60 प्रश्न कर देंगे।
मुकाबला होता है 20 से 25 जो प्रश्न होते हैं, जो कि थोड़ा-सा टच की माँग करते हैं, निरंतरता की माँग करते हैं, ठीक है? जो टेक्निकल होते हैं जिसमें कि व्यक्ति कन्फ्यूज़ होता है, वही चीज़ें आपको सही करना है। जैसे सप्तक के कवियों को, अष्टछाप के कवियों को, ठीक है? इसके अलावा जो जो रचनाकार कम से कम 4 से अधिक रचनाओं को लिखा है, उनको ज़रूर आप तैयार करके जाइए। वहीं से तो टेक्निकल चीज़ें आती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरी बातों को आप अच्छे से समझते होंगे, बहुत लोड नहीं लेना है। कोशिश आपको क्या करना है कि इतना अच्छा पेपर करें कि कम से कम 15 गुना में आ जाए। प्री में ही टॉप करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप पिछड़ भी जाएँ, ठीक है? इस चीज़ का आप बिल्कुल ख्याल रखिए कि इतना करें कि आप अपने को सेव कर लें। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किस निबंधकार की तुलना अंग्रेजी के निबंधकार एडिसन से की है? बहुत ही नए तरीके का प्रश्न है और जब ये प्रश्न मैं तैयार कर रहा था, सुबह-सुबह ही किताब को बैठकर मैं पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में आया कि ये प्रश्न मैं अपने विद्यार्थियों से ज़रूर पूछूँ। रामचंद्र शुक्ल ने किस निबंधकार को की तुलना अंग्रेजी के निबंधकार एडिसन से की है? तो ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, आपने एक पढ़ा होगा कि फला एडिसन है, ढेका स्टील है। तो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा गया, ठीक है? और बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा गया? स्टील कहा गया है। एडिसन कहने के पीछे बुद्धि तत्व की प्रधानता रही है, स्टील कहने के पीछे हृदय तत्व की प्रधानता रही है। ये आपके लिए एक नया यहाँ पर तथ्य हम दे रहे हैं। आप बहुत कम जगह इस तरीके के तथ्यों को आप देखेंगे, ठीक है? और देखेंगे कि चिंतामणि भाग 1 जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हुआ है, कहीं न कहीं वो बुद्धि और हृदय के समन्वय की बात करते हैं, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हम बता रहे हैं जो कि अनुराग हिंदी एकेडमी पर ही आपको पता चलेगी। चलते हैं आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्न है। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरे बच दुसह दुर्जन वायु सो मण दीप सम स्थिर नहीं टरे। प्रसिद्ध पत्र हिंदी प्रदीप का सिद्धांत वाक्य किसने लिखा था? एक चीज तो आप देख रहे हैं कि ये जो सिद्धांत वाक्य है वो हिंदी प्रदीप यानी बालकृष्ण भट्ट का जो पत्र रहा है उसके संदर्भ में, लेकिन लिखा किसने? ऑप्शन दिया गया भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतेंदु। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र से काफी प्रभावित थे और भारतेंदु भी बहुत ही सहृदयी, सिद्धवाणी और सरस हृदय के व्यक्ति थे। अपने समकालीनों की काफी हेल्प किया करते थे। उन्होंने ये बात लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, उस हिंदी हीन प्रांत में बिना शिक्षक के सरस्वती की प्रतियां लेकर पद साधना की और हिंदी सीखी थी, इसका कथन है? मैथिली शरणगुप्त, श्रीधर पाठक, महाकवि निराला, सुमित्रानंदन पंत। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि उस हिंदी हीन प्रांत में बिना शिक्षक के सरस्वती की प्रतियां लेकर पद साधना की और हिंदी सीखी। ये वाक्य आप लोगों को कहीं न कहीं प्रेरित कर रहा हो। प्रिय विद्यार्थियों, अक्सर हमने सुना है कि मैं अहिंदी भाषा क्षेत्र का हूँ, फला जगह का हूँ, ढेका जगह का हूँ। लेकिन अगर आप में वो क्षमता है, आप में जज्बा है, वो जिद है, वो पागलपन है, तो आप कहीं भी रहिए, आप अपने को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये कथन किसका है? सरस्वती के संदर्भ में किसका कथन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, महाकवि निराला। आप जानते हैं कि निराला का जन्म भले उत्तर प्रदेश में हुआ लेकिन इनकी कर्म भूमि अब बंगाल थी, ठीक है? और बंगाल के लिए ही ये बात कही जा रही है कि वहां पर हिंदी तो उतना नहीं की जा रही थी, लेकिन जो सरस्वती की प्रतियां मिल रही थी, कॉपीज मिल रही थी, उसी को पढ़कर निराला ने हिंदी सीखी। ऐसा लग रहा हो कि निराला कभी सरस्वती पत्रिका का की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी कविता को क्या कर दिया गया था? वापस कर दिया गया था, आप जानते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर निराला उसको श्री दे रहे। बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको भी हमने सुबह-सुबह ही पढ़ा था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने सरस्वती को जाति पत्रिका माना है? किस आलोचक ने सरस्वती को जाति पत्रिका, यहाँ जाति शब्द का संबंध है नेशन से, ठीक है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। तो किस आलोचक ने सरस्वती को जाति पत्रिका माना है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने भी महावीर प्रसाद द्विवेदी पर काफी काम किया, भारतेंदु पर काम किया और महावीर प्रसाद द्विवेदी पर काम किया है। तो उसी संदर्भ में मूल्यांकन करते उन्होंने सरस्वती को नेशनल पत्रिका यानी जातीय, रामविलास शर्मा का ये बहुत ही पसंदीदा शब्द रहा है जातीय। अगला प्रश्न है,
कवि और कविता किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नाम और सिंह। कवि और कविता किसका निबंध है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी किन विदेशी लेखकों से प्रभावित? बेकन, हर्बर्ट स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल, उपरोक्त सभी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अच्छा, पहले के लेखकों को आप देखेंगे केवल वो भारत के लेखकों को नहीं पढ़ते थे बल्कि विदेशी लेखकों को भी पढ़ते थे। जैसे आपने एक ग्रंथ पढ़ा होगा बेकन रचनावली, ये भी कई बार पूछा जा सकता है। बेकन से महावीर प्रसाद द्विवेदी खूब ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन इन तीनों का भी प्रभाव था। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन और नाट्य शास्त्र किसकी सैद्धांतिक आलोचना पुस्तक है? दो पुस्तकों का नाम यहां पर है, रसज्ञ रंजन और नाट्य शास्त्र। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो किसने लिखा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है। हिंदी कालिदास की समालोचना, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, कालिदास की लालित्य योजना। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना नहीं? और आप देख रहे हैं कि इन सभी रचनाओं के केंद्र में कहीं न कहीं कालिदास। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। बिल्कुल तमाम विद्यार्थियों के दिमाग में आ गया कि हमने तो सब कुछ पढ़ा था। कालिदास की लालित्य योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एक राय बरेली के थे और एक थे बलिया के। ठीक है, अक्सर रास्ते में इनका घर पड़ता है, बलिया, दुबे, छपरा। ठीक है, तो राय बरेली भले इनमें कॉमन है, जैसे प्रसाद और द्विवेदी कॉमन है, लेकिन दोनों अलग अलग समय के रहे और अलग अलग इनकी प्रसिद्धि रही। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पुस्तक है रामचंद्र शुक्ल की, राम कुमार वर्मा की, श्याम सुंदर दास की, पीतम्बर दत्त बड़थवाल की। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सही जवाब है ऑप्शन डी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, जो उस समय के रिसर्च स्कॉलर थे। इन्होंने लिखी और इसके नाम पर इनको डॉक्टर की उपाधि दी गई और कहा जाता है कि ये पहले हिंदी के रिसर्च स्कॉलर। ठीक है, तो हम लोगों के ये पूर्वज माने जा सकते हैं एक तरीके से, जिन लोगों ने शोध किया है और जिनके नामों में डॉक्टरेट लगा हुआ है। तो देखिए, डॉक्टरेट बहुत लोग होते हैं लेकिन फेमस कुछ ही लोग होते हैं। वो जमाना था कि मौके इनको ज्यादा थे। आजकल डॉक्टरेट की उपाधियां तो मिल जाती हैं, लेकिन उसको साबित करना पड़ता है कि किताबों को लिखकर। लेकिन आपका जब कोई ग्रुप होता है तभी आप को साबित होने में भी आसानी होती है। आप खूब अच्छी किताब लिखे हुए हैं, एकदम से मौलिक, लेकिन हो सकता है कि इसको वक्त लगे थोड़ा, क्योंकि आजकल की जो एकेडमिया है अब वो बहुत गुटबाजी से प्रभावित है। ये चीजों को अब समझना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि रिसर्च में लोग एडमिशन लेते हैं और फिर तैयारी इत्यादि में लगे रहते हैं। ठीक है ना, कुछ ही जगहों पर अच्छे रिसर्च हो रहे हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य किसकी पुस्तक है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम। हिंदी भाषा और साहित्य किसकी पुस्तक है? आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि हमने कहीं न कहीं इसको पढ़ा था। सही जवाब है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। अगर आप बीएचयू इत्यादि में जाएंगे, श्याम सुंदर दास का नाम कहीं न कहीं आपको बोर्ड पर दिखाई दे देगा। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर दास की कृति नहीं है। रूपक रहस्य, साहित्यालोचन, भाषा रहस्य, रस रहस्य। तो श्याम सुंदर दास की कृति नहीं है, हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रस रहस्य। बाकी ऊपर की जो तीनों रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं श्याम सुंदर दास की। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वीर गाथा काव्य के लेखक है। हिंदी साहित्य का वीर गाथा काव्य के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप जल्दीबाजी में रहेंगे तो हो सकता है कि रामचंद्र शुक्ल लिखकर आप आ जाएं, लेकिन ध्यान रखना है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास शुरुआती दौर में हिंदी साहित्य के सलामी बल्लेबाजों के रूप में प्रख्यात थे। दोनों का बड़ा ही अच्छा संयोजन था और आपस में हिंदी साहित्य कैसे विकसित हो, इसका इतिहास कैसे लिखा जाए, बड़ी चर्चा होती थी। ठीक है, लेकिन जो प्रसिद्धि रामचंद्र शुक्ल ने पाई, शायद वो श्याम सुंदर दास नहीं पा पाए। अक्सर सलामी बल्लेबाजों के साथ यही होता है, कोई एक ही फेमस होता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर की बात की जाए,
चाहे सौरभ गांगुली की बात की जाए, चाहे वीरेंद्र सहवाग की बात की जाए। मैं तो अलग अलग नाम लिया, लेकिन ये लोग अपने दौर के थे। आप देख रहे हैं कि क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अचानक वीरगाथा काव्य नाम दिया था, वीरगाथा काल कहा था? नहीं, उनके साथ श्याम सुंदर दास जी भी थे, जो कि उनको कहीं न कहीं कुछ न कुछ गाइड किया करते थे। ये किताब सन 1929 ईस्वी में लिखा श्याम सुंदर दास ने, हिंदी साहित्य का वीर गाथा काव्य। और आपको याद आ गया होगा कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है, वो भी इसी दौर का रहा है। ठीक है, इसी दौर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कहीं ना कहीं जब मित्र आपस में बातचीत करते हैं और जो चतुर मित्र होते हैं, अब वो उसकी कॉपी कर लेते हैं। इसलिए कई बार रिसर्च टॉपिक इत्यादि जब आप तैयार कीजिए तो बहुत ज्यादा उसको ओपन नहीं करने की जरूरत है। कई घटनाएं घट चुकी हैं, कभी मैं अपने संस्मरणों में जरूर उन घटनाओं का जिक्र करूंगा। और जब हम घटनाओं का जिक्र करते हैं तो लोगों को लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है या फिर नहीं। मैं लेखक हूँ, राइटर हूँ, जो हमने अनुभूत किया है उसको अपने विद्यार्थियों को बताना है। आप लोगों को नहीं बताऊंगा तो फिर किसको बताऊंगा? ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा लगता होगा। चूंकि हमारी कोशिश होती है कि आप तैयारी तो करें, साथ में कुछ पढ़ें, जिससे कि आपको नई जानकारी मिले। हिंदी साहित्य का वीर गाथा काव्य आपको बहुत लोग बताएंगे कि वीर काल फलाना ने कहा, वीर गाथा काव्य ढेकाना ने कहा, वीर गाथा काल फलाना ने कहा। क्यों कहा? ये है दृष्टि हमने यहाँ पर आप सभी को दी है। आप जोड़ कर देखिए, ये एक एकेडमिक क्लास में ही आपको पता चलेगा। अब तो न डीयू में रह गए ऐसे बताने वाले, न जेएनयू में रह गए। ये आप अनुराग हिंदी एकेडमी पर ही सीख सकते हैं। और उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ पाए, कुछ करना चाहते। ठीक है, एक दूसरे से प्रभावित रहे हैं सभी लेखक आचार्य। अगला प्रश्न है कि भारतीय नाट्य शास्त्र के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। भारतीय नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र तो आपने पढ़ा कि भरत मुनि का रहा है, लेकिन भारतीय नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो सही जवाब है यहाँ पर, सही जवाब है ऑप्शन ए, श्याम सुंदर दास। अभी हमने ऊपर बताया आपको कि नाट्य शास्त्र केवल कोई लिखा तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, और भारतीय नाट्य शास्त्र लिखा है। क्योंकि देखिए ये प्रश्न देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसके विकल्प आपको परेशान कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं। किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं। ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब है ऑप्शन ए, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर दास की आत्मकथा मेरी आत्म कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1940, 1941, 1942, 1943। तो श्याम सुंदर दास की आत्मकथा प्रश्न में ही बता दी गई है कि मेरी आत्म कहानी नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी है। तो इसका प्रकाशन कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1941 में। मुझे याद आ रहा है कि क्या 1641 के आसपास में कोई एक रचना आई हुई थी जो कि आत्मकथा की पुरानी जीवनी में पुरानी रचना के रूप में है। ठीक है, 1641 है। इसी तरीके से एक रचना 1741 में आई थी। और खुदा न खास्ता, पता नहीं क्या संयोग यहाँ पर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी निधन 1941 में हो गया, जब ये आत्मकथा लिख रहे थे और रामचंद्र शुक्ल इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे। ये सब कहानियां मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी बहाने हिंदी साहित्य के इतिहास के तथ्यों को आप अपने दिमाग में अच्छे से रख पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे ही आप लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर है कि कैसे रिजल्ट निकाला जाए, कैसे एक नौकरी को पक्की किया जाए, तो प्रेशर है। उसमें भी आप थोड़ा सा घुमा फिरा कर इधर उधर पढ़ेंगे, अपने दिमाग को रबर की तरफ बढ़ाकर पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको आनंद आएगा। अनुराग हिंदी एकेडमी, आप देख रहे हैं कि हमने केवल 60 क्वेश्चंस को ही यहाँ पर बताया। बताने के लिए तो 120-25 कुछ भी बताया जा सकता है, लेकिन जो भी बताया ठोस बताया, और आपके दिमाग को संतुलित रखते हुए कि इतना तो काफी है। ठीक है, आपके जितने भी प्रश्न सही हुए होंगे उसमें आप 2 का गुणा करके हमें जरूर बताएंगे कि कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक, तो आज के प्रैक्टिस सेट को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।